जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर होने वाले इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी की ओर से भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की जा रही है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है और इसी के साथ में बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी पर आरोप लगाए जाने पर रामेश्वर जी की ओर से बीजेपी को करारा जवाब दिया गया है। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। इसी के साथ में दोस्तों सचिन पायलट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक ऐसा सफेद झूठ बोला है जिसके बाद सचिन पायलट ने एक प्रूफ दिखाते हुए उस नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। किसी भी वक्त एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ में नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कई सारे मंत्री सोते हुए दिखाई दिए थे और अब लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान भी कई सारे बीजेपी के सांसद और मंत्री झपकियां ले रहे थे। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में हरियाणा के नूह के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने घर से निकाल कर खदेड़कर जेल के पीछे पहुंचाया है। इसके बाद मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की भी मांगे की जा रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से कितने सारे सवाल खड़े हुए हैं, इसकी जानकारी दवायर की ओर से दी गई है। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री के कहां दावे गलत साबित होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दिल्ली और पंजाब के अंदर गठबंधन होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने संसद के अंदर भारत माता को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी के बयान को गलत बताते हुए बड़ी बड़ी बातें की थी। और अब राहुल गांधी की ओर से 4 पन्नों का विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया है कि किसे वो भारत माता कहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत माता हर एक भारतीय की आवाज है, जो बात दिल से निकलती है वो दिल में उतरती है। पिछले साल अपने घर यानी भारत माता के आंगन में मैं 145 दिनों तक पैदल चलता रहा। समुद्री तट से मैंने शुरुआत की यात्रा, धूल धूप बारिश से होकर गुजरा। जंगल, चारागाहों, शहरों, खेतों, गांव और नदियों और पहाड़ों से होते हुए मैं महबूब कश्मीर की नर्म बर्फ तक पहुंचा। रास्ते में अनेक लोगों ने मुझसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हो। आज भी कई लोग मुझसे यात्रा के लक्ष्य के बारे में पूछते हैं, आप क्या खोज रहे थे, आपको क्या मिला। असल में मैं उस चीज को समझना चाहता था जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जिसने मुझे मृत्यु से आंख मिलाने और चरेवेती की प्रेरणा दी है, जिसने मुझे दर्द और अपमान सहने की शक्ति दी है और जिसके लिए मैं सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। दरअसल मैं जानना चाहता था कि वह चीज आखिर क्या है जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ। यह धरती, ये पहाड़, ये सागर, ये लोग या कोई विचारधारा। शायद मैं अपने दिल को ये समझाना चाहता था वो क्या है जिसे मेरे दिल को इस जतन से पकड़ रखा है। इसके बाद उन्होंने कई सारी बातें कही है। दोस्तों भारत माता को लेकर डिटेल में जानकारी राहुल गांधी ने दी है। 4 पन्नों की ये जानकारियां है। साथ साथ बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर 12 बजे आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वो सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर भी जाएंगे, जहां नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार के साथ केजरीवाल की बैठक ये स्पष्ट तौर पर संकेत दे रही है कि दिल्ली के अंदर सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं और जल्द कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट इसी मामले से जुड़ी हुई है। दोस्तों लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी तैयारी तेज कर चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बुधवार की सुबह यानी आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन की पूरी संभावनाएं हैं। केजरीवाल के विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में शामिल होने के बावजूद दिल्ली कांग्रेस के ज्यादातर नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आला कमान इन सभी को मनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। देखते हैं आज अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की मुलाकात और उसके बाद खड़गे, राहुल गांधी और दिल्ली कांग्रेस कमेटी की मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दिल्ली और पंजाब के अंदर सीट बंटवारा होते ही लगभग ज्यादातर राज्यों के अंदर सीटों का बंटवारा उचित तरीके से हो चुका है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के द्वारा बार बार राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो गरीबी का इस्तेमाल करते हुए अपनी छवि को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर रामेश्वर जी ने कहा कि मैं एक सब्जी विक्रेता हूं, जो बातें राहुल गांधी के खिलाफ कही जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने बीजेपी के इस दावे की आलोचना की है जिसमें राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया था कि वो राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी किसी गरीब का कोई इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो एक जेंटलमैन है। यानी दोस्तों अब रामेश्वर जी की ओर से खुद बीजेपी को निशाने पर लिया गया है, जिसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट पर की गई टिप्पणी को लेकर मंगलवार
मंगलवार को जबरदस्त पलटवार किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी IT सेल का हेड अमित मालवीय ने एक्स यानी ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के वे विमान उड़ा रहे थे जिसने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल के अंदर बम गिराए। बाद में वे दोनों कांग्रेस सांसद और बाद में मंत्री बनाए गए। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट ने अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने सम्मान दिया और राजनीति में बड़े बड़े पद दिए गए। आपको बता दें कि इसके बाद अब पूरी तरीके से अमित मालवीय की पोल खुल गई है। सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपके पास गलत तारीख है, गलत तथ्य है। हाँ, भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पर हमला किया था, न कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। राजेश पायलट 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में नियुक्त किए गए थे। इसके लिए डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया है। यानी दोस्तों, बीजेपी का नेता दावा कर रहा है कि राजेश पायलट की ज्वाइनिंग से पहले उन्होंने प्लेन उड़ाकर मिजोरम में हमला कर दिया था। यानी एकदम वाहियात बातें बीजेपी के IT सेल के हेड की ओर से कही जा रही है और सचिन पायलट की ओर से भी अब करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए लेटर को दिखाते हुए बताया है कि राजेश पायलट की ज्वाइनिंग ही 29 अक्टूबर 1966 को हुई थी, लेकिन 5 मार्च 1966 को बमबारी करने की जो बातें कही जा रही है वो एक तरीके का सफेद झूठ बोला जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, सीनियर कांग्रेस पार्टी के नेता जानकारी ये दे रहे हैं कि सचिन पायलट FIR दर्ज करा सकते हैं अमित मालवीय के खिलाफ। देखते कब ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि ऐसी कार्रवाई होनी जरूरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों, 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अंदर ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगातार 17वीं बार ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कार्यक्रम में एक बड़ी चूक देखने को मिली। काला रंग की टी-शर्ट पहनकर एक युवक पोस्टर लहराते हुए CM नीतीश कुमार के सामने आकर खड़ा हो गया। वह नीतीश कुमार से मिलना चाहता था, हालांकि सुरक्षा कर्मी ने उसको रोक दिया। उस शख्स की पहचान हो गई है, मकसद भी पता चल गया है, वो CM से क्यों मिलना चाहता था। इस पूरे मामले की जानकारी पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर ने मीडिया को दी है। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम नीतीश कुमार ही बताया जा रहा है। DM ने कहा कि VIP दीर्घा में ये व्यक्ति पीछे साइड पहुंचा शख्स किसी VIP के साथ आया था, हालांकि किसके साथ आया है अभी ये पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, DM चंद्रशेखर ने कहा कि युवक की डिमांड है कि उसे अनुकंपा पर नौकरी दी जाए। युवक के पिता की 1996 में मौत हो गई थी। वो BMP यानी बिहार मिलिट्री पुलिस में थे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस समस्या को हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा दिया है। नियम अनुसार इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान कई सारे बीजेपी के मंत्री और नेता झपकियां ले रहे थे और अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन शायद प्रधानमंत्री के भाषण को बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सके और कई सारे नेता झपकियां मारते नजर आए। SJ शंकर से लेकर बीजेपी के सांसदों की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, वहीं पर हरियाणा के नूह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने फरीदाबाद से खदेड़ कर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के आरोप में बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बजरंगी को उसके फरीदाबाद स्थित घर के पास खदेड़ कर गिरफ्तार किया गया। बिट्टू की गिरफ्तारी का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस से भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हथियारों से लैस कई पुलिस वाले उसे खदेड़ते हुए पकड़ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में किए दावों पर अब जांच पड़ताल होनी शुरू हो गई है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई, हालांकि उनके दावे और सच्चाई में काफी अंतर है। मसलन उन्होंने 200 करोड़ कोविड टीकाकरण को संभव बनाने के लिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सराहना की, लेकिन सच्चाई ये है कि कम भुगतान और असुरक्षा का मसला उठाते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल की धमकी दी थी। यानी प्रधानमंत्री मोदी जिस आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सराहना कर रहे हैं वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन हकीकत यही है। प्रधानमंत्री ने एक और दावा किया, उन्होंने कहा कि राज्य को मिलने वाले केंद्रीय फंड में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। सच्चाई ये है कि राज्य सरकारें मोदी पर संघवाद को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मुद्रा योजना ने हमारे देश के युवाओं को स्वरोजगार और बिजनेस के अवसर प्रदान किए हैं। सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। साथ साथ दोस्तों, देश की जनता चाहती है जुगलों से आजादी। यानी बीते दिन इंडिपेंडेंट डे के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से कई सारे ऐसे पोस्ट किए गए हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी को अपने निशाने पर लेते हैं। आपको बता दें कि एक और ऐसा पोस्ट किया गया है, जुमलों से आजादी और मित्रकाल से आजादी। यानी कांग्रेस पार्टी बार बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी से आजादी की मांग कर रही है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। साथ साथ सूर्य प्रताप सिंह का ट्वीट कहा, एक बात तो अब देश के प्रधानमंत्री भी समझ गए हैं, सोशल मीडिया पर भाजपा बहुत बुरी तरीके से पीछे है। हर झूठ और प्रपंच फेल होते जा रहे हैं, एक्सपोज होता जा रहा है। अब हालात
हालात ये हैं कि गोदी मीडिया को ट्रोल वाली भाषा लिखकर इज्जत बचानी पड़ रही है। जल्द ही पूरे देश इनकी सच्चाई से वाकिफ हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अपने सीट से उठे तो अमित शाह उठकर उनसे मुलाकात करने के लिए आगे जाने लगे, हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे, मुलाकात करने लगे। आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के लिए लाल किले पर मौजूद थे और इस दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई है। दोस्तों इसके बाद दीपक शर्मा बोले, कहा कब कुर्सी से उठकर हाथ जोड़ने हैं, किस ताकत को प्रणाम करना है, शाह बखूबी जानते हैं। साथ साथ दोस्तों लालू यादव का बयान, कहा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगली बार फिर से झंडा फहराएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार मोदी का अंतिम लाल किले से भाषण था, अब उनकी विदाई हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मोदी जी अगली बार भी झंडा फहराएंगे, लेकिन अपने घर पर फहराएंगे, यानी पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर झंडा फहराएंगे। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और शिवसेना टूटने के बावजूद बीजेपी को फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र को लेकर GZR की ओर से कराए गए ओपिनियन पोल के अंदर जो दावा किया जा रहा है उसके अनुसार अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाए तो 36 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए गठबंधन को मात्र 12 से 16 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों शिवसेना तोड़ना, एनसीपी तोड़ना बीजेपी को बिल्कुल फायदा पहुंचाता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी दोनों के बड़े नेता आज भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन या इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई देते हैं और यही बड़ा कारण है कि आने वाले दिनों के अंदर भी आप देखेंगे कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं का करियर धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो इस पर अब अखिलेश यादव की ओर से जवाब दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी जी बात करते हैं वंशवाद की राजनीति को खत्म करने की, लेकिन सबसे पहले उनको बीजेपी से ही परिवारवाद खत्म करना चाहिए और अगर वो परिवारवाद खत्म करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अजीत पवार को हटाना पड़ेगा, दुष्यंत चौटाला को हटाना पड़ेगा, ओम प्रकाश राजभर को हटाना पड़ेगा, चिराग पासवान को एनडीए से हटवाना पड़ेगा। उसके बाद ही परिवारवाद से मुक्ति की बातें प्रधानमंत्री कहे तो उसे शोभा मिलती है, वरना सवाल तो उठाए ही जाएंगे, क्योंकि परिवारवाद के नाम पर बीजेपी के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्थिति इतनी खराब है कि बीजेपी के अंदर ही पूरे परिवारवाद से आने वाले नेताओं का एक हुजूम है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को कमजोर दिखाने के लिए भी एक तरीके से लोग अभियान चला रहे हैं। अमित शाह अपनी सीट की तरफ मुड़ते हैं तो इस समय भी डीवाई चंद्रचूड़ ने हाथ जोड़ रखा है। इसी तस्वीर को शेयर करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसला ले रहा है बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ को बदनाम करने के लिए इस तरीके की कोशिशें तो जरूर की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले पर वीडियो जो ओरिजिनल वीडियो है वो लोगों के पास मौजूद है। लोगों ने देखा है कि कैसे अमित शाह उठकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ रवीश कुमार बोले, कहा गोदी मीडिया से आजादी ही सूचना की स्वतंत्रता लाएगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में यस और नो अपने हिसाब से लिखकर बताइएगा दोस्तों। वहीं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को खत्म करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका समावेशी हो और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए सुलभ हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास और संतावना की भावना होनी चाहिए। अगर मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, विध्वंस की धमकी, संपत्ति को अवैध रूप से कुर्क किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वहां मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों बुलडोजर न्याय को आगे बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के लिए कई सारे लोग मौजूद थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष का कोई भी नेता मौजूद नहीं था, जिसके बाद एक तरीके से विपक्ष ने बहिष्कार किया है ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी है उसके अनुसार खड़गे ने बताया कि उनको आंख से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं, इसीलिए उन्होंने अपने घर पर ही तिरंगा फहराया है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। साथ साथ दोस्तों अक्षय कुमार पर लगातार दबाव बन रहा था कि वो कनाडा की सिटीजनशिप को छोड़कर भारत की सिटीजनशिप अपनाए, उसके बाद ही भारत के मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें करे। और अब जब दबाव बना है अक्षय कुमार पर तो जानकारी जो सामने आई है उसके अनुसार अक्षय कुमार ने पोस्ट करते हुए बताया है कि उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया है और कनाडा के अंदर उनकी नागरिकता को हटा दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी तक का इंटरव्यू लेने वाले अक्षय कुमार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ा सवाल था, जिसके बाद अब हो सकता है कि लोग अक्षय कुमार की ट्रोलिंग थोड़ी कम करे, थोड़ी आलोचना कम करे, क्योंकि भारत के हर मुद्दे पर अक्षय कुमार बयान देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास पहले सिटीजनशिप ही नहीं थी इंडिया की और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन अब क्योंकि वो भारत की सिटीजनशिप इकट्ठा कर चुके हैं तो इसके बाद उनके द्वारा कही गई बातों पर थोड़ा बल भी रहेगा और लोग इतना ज्यादा मजाक नहीं उड़ाएंगे जितना पहले उड़ाया करते थे। साथ साथ स्वतंत्रता दिवस पर बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहा न्यायपालिका का काम है कि ये सुनिश्चित करे कि सरकारी संस्थानें दायरे
दायरे में काम कर रही है, संविधान के दायरे में काम कर रही है। वहीं हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से कैंपेन लॉन्च किया गया है विपक्ष आपके समक्ष। इसके लिए 20 तारीख को 10 बजे सेक्टर 1 से लेकर 4 ग्राउंड हिसार में सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर 24 में होने वाले हरियाणा के चुनाव को लेकर यह बड़ी तैयारी की जा रही है। दोस्तों साथ साथ पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिनों के दौरे के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। कुल्लू में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और टूरिज्म कॉन्क्लेव में भी वो शामिल होने वाले हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चीन सीमा से सटे गाँव में रुकेगा पलायन, पंचायतों ने केंद्रीय मंत्री को बताई अपनी समस्या। आपको बता दें कि पिछले साल ही सरकार ने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज के तहत 665 गाँव को चिन्हित किया, जहाँ पर 4800 करोड़ रुपए की मदद गाँव वालों को की जाएगी ताकि आधारभूत ढांचा खड़ा किया जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना से लगे हुए भारत के कई क्षेत्रों के अंदर लोग आज भी विकास ढूंढ रहे हैं और उनको विकास की उम्मीद दिखाई पड़ती है, लेकिन जिस तरीके से बॉर्डर के एरिया को डेवलप किया जाना चाहिए उसमें ही कोताही बढ़ती जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ दोस्तों प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि भाजपा कानूनी तौर पर एजेंसियों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे हम पर जितना दबाव डालेंगे हम उतनी ही मजबूती से उठेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और प्रियंका गांधी के बीच में चल रहे आपसी विवाद को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 50% कमीशन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR केवल डराने की कोशिश है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो और उनका परिवार डरने वालों में से नहीं है, बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है। साथ साथ दोस्तों जयंत चौधरी बोले, कहा तुष्टीकरण राजनय की वह शैली है जिसमें किसी आक्रामक शक्ति से संघर्ष से बचने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों उनका सीधा निशाना बहुसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ गदर 2 मूवी बनाने वाले सनी देओल को लेकर लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, जहां पर एक और गदर मूवी के अंदर सनी देओल बहुत बार दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अपने ही संसदीय क्षेत्र के लोग सनी देओल को याद कर रहे हैं, उनका पता पूछ रहे हैं। कई बार जमकर विरोध भी हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने सनी देओल को टिकट देकर सांसद तो बना दिया, लेकिन वो अपने क्षेत्र के लोगों के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने अपनी नाराजगी भी कई बार व्यक्त की हुई है। साथ साथ दोस्तों एशियाई खेल 2023 से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट के घुटने में चोट आई है, एशिया खेल से बाहर कर दिया गया है। विनेश फोगाट ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कुछ दिनों पहले वो ट्रेनिंग करने के लिए पहुंची थी, जहां पर उनको चोट लगी है। आपको बता दें कि 13 अगस्त 2023 को प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि बाएं घुटने में चोट लग गई। स्कैन और जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि दुर्भाग्य है, सर्जरी ही मेरे ठीक होने का एकमात्र विकल्प है। 17 अगस्त को मुंबई में मेरी सर्जरी होगी। विनेश फोगाट की ओर से यह जानकारी दी गई है। दोस्तों देखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे मुहिम को क्या एक नया रंग दिया जाएगा। जो भी आप लोग की राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अपने आप को TV9 भारतवर्ष का पत्रकार बताने वाले पंकज झा की ओर से एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झुककर अमित शाह को प्रणाम कर रहे हैं और अमित शाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर देखते भी नहीं है और इसे बड़े बड़े पत्रकार फैला रहे हैं, जबकि उनको समझ में आना चाहिए कि जब पूरा वीडियो है तो आधा क्लिप काटकर या आधी फोटो लेकर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ श्याम मीरा सिंह बोले, कहा पंकज झा जी TV9 भारत के बड़े पत्रकार है। 9 घंटे बाद भी उन्होंने इस मिसलीडिंग ट्वीट को डिलीट नहीं किया। ट्विटर पर सभी को पता चल चुका है कि ये फोटो मिसलीडिंग है। चंद्रचूड़ शाह को नहीं बल्कि उनके पीछे किसी सज्जन को नमस्कार कर रहे थे, लेकिन पंकज जी ने अभी भी ट्वीट डिलीट नहीं किया है। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों साथ साथ भारत चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर 10 घंटे तक बातचीत चली है। हालांकि कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरीके की बातचीत लगातार जारी रहेगी। कई राउंड के अंदर फैसला लिया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। देखते हैं चाइना के साथ और भी क्या बातचीत आर्मी के स्तर पर की जाती है। साथ साथ दोस्तों देश में धर्म, जाति और पंथ के आधार पर बोए जा रहे जहर के बीज सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ युद्ध की जरूरत है। DK शिव कुमार ने RSS और तमाम सांप्रदायिक संगठनों को लेकर ये टिप्पणी की है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली में उपस्थित नेहरू मेमोरियल का नाम अब प्रधानमंत्री मेमोरियल या म्यूजियम कर दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के बार बार नाम बदले जा रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर दलित सरपंच को झंडा नहीं फहराने दिया गया। सरपंच ने कहा कि मैं ST समाज से आता हूं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई है। दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरे मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह गंभीर प्रकरण है, जवाबदेही तय करके प्रशासन को आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के बीच में मुलाकात को लेकर आपकी क्या कुछ मानना है? क्या ये मुलाकात केवल शिष्टाचार की मुलाकात है या फिर मामला काफी आगे बढ़ा है? इंडिया गठबंधन एक बड़े मजबूत गठबंधन के साथ आगे बढ़ रहा है। जो आप लोग को लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इस वीडियो को लगातार अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा कि प्रधानमंत्री का भाषण आपको कैसा लगा।
लगा, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।